नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाया था, अब कोशिश करूँगा कि कभी एब्सेंट ना हो वीडियो, डेली आपको वीडियो मिले। कल ही केवल नहीं आया है, बाकी तो सही चल रहा था। देखिए, पहला आज का हेडलाइन क्या है तो भारत जो अपना देश है ये युद्ध की तैयारी कर रहा है और हम लोग जल्द ही युद्ध में जाने वाले हैं। ये उसी के इंडिकेशंस हैं। क्या है इसमें तो 7 मई को ड्रिल आयोजित किया जाएगा। राज्यों से बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि 7 मई से आप ड्रिल आयोजित कीजिए। एयर अटैक का ड्रिल का मतलब होता है पहले ही अभ्यास करके रख लेना कि क्या किया जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो। ब्लैकआउट का मतलब अगर पूरी तरह से बिजली व्यवस्था जो है वो ठप हो जाए तो उसका ड्रिल करवाना है। एयर अटैक का ड्रिल करवाना है। ये सभी राज्यों और यूटी को निर्देश दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी पर सलाला और बगलिहार डैम जो बना हुआ है, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके डैम को बंद कर दिया गया था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कल का न्यूज़ है। कल जो आया है, कल जो हुआ है घटनाक्रम, उसको आज पेपर में डाला गया है। बाकी आज सुबह जो मैंने अपडेट देखा है उसमें ये है कि बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ी एरिया में। इसके कारण से चिनाब नदी से कुछ पानी को फिर से छोड़ा गया है क्योंकि हमारे पास उतना कैपेसिटी अभी भी नहीं है कि हम सारे पानी को रोक करके ज़्यादा दिनों तक रख सकें। ठंड में हम लोग रोक भी लेंगे क्योंकि पानी का फ्लो कम होता है, लेकिन गर्मी के समय में जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलते हैं और बारिश भी हो रही होती है, ऐसे समय में हम वर्षा के पानी को ज़्यादा देर तक डैम में रोक करके नहीं रख पाएंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा जीन एडिटेड हम लोग राइस के बारे में भी देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। जल्द ही इस वीडियो को एंड करेंगे, जितने टॉपिक हैं उसको करके। देखिए, पहला टॉपिक क्या है। एक चीज़ और है, कल ही से ग्रुप शुरू हुआ है, 5 मई से ही शुरू हुआ है। जीएस और निबंध और आपका एनसीईआरटी तीनों के लिए सेपरेट ग्रुप शुरू हुआ है। तो जिसमें भी आपको जोड़ना हो जोड़ सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पर आप लिखना सीख जाते हैं और इस बार के मेंस में तो मैक्सिमम सवाल इंक्लूडिंग निबंध पेपर जो करवाए हैं वही से पूछे गए हैं। देखिएगा क्या है आज का पहला टॉपिक है जिसमें चिनाब नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सलाला और बगलिहार डैम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रीलिम एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सलाला हाइडल पावर डैम कहा जाता है इसको। ये रन ऑफ द रिवर यानी कि पानी के फ्लो को प्रभावित किए बिना हम उससे बिजली पैदा करते हैं, उसी प्रकार का डैम है ये। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करता है बिना बड़े पैमाने पर जल को रोके हुए। यानी कि एक होता है कि जिसमें जल को रोक देते हैं हम, फिर हम उसको कंट्रोल वे में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है बिजली का निर्माण हो सकता है। इसमें जो नदी का नेचुरल फ्लो है उसी से हम लोग बिजली पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापित क्षमता 690 मेगावाट है जो 2 चरणों में विभाजित है। 2 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। प्रत्येक यूनिट का 115 मेगावाट के आसपास में अलग अलग यूनिटों से बिजली उत्पादन करते हैं हम लोग। टोटल कितना है 700 मेगावाट है अप्रॉक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या पता 70 बीपीएससी ट्रेंड के बाद तो कुछ भी पूछा जा सकता है। सलाला पावर स्टेशन को 4 सालों में चरणबद्ध तरीके से कमीशन किया गया। 1987, 1993, 94, 95 में यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी के द्वारा संचालित किया गया है। किसको तो सलाला पावर स्टेशन को। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन है। जम्मू कश्मीर सहित उत्तरी भारत के राज्यों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। रन ऑफ द रिवर डिजाइन के कारण यह पानी को लंबे समय तक रोकने के लिए नहीं बना है और बिजली को बनाने के लिए बना हुआ है। ये पानी को होल्ड करके नहीं रख सकता है। इसके पीछे बड़ा सा रिजर्वायर नहीं है। ये रन ऑफ द रिवर डैम है। पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसी को उपयोग करके बिजली पैदा करना है इसमें। हाल की स्थिति क्या है तो 2025 मई में अभी इसके कई सारे ग्लेट को बंद कर दिया गया है। चिनाब नदी के पानी को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये भी सच्चाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमने 10% पानी भी रोक लिया तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा दुश्मन देश का। बगलिहार हाइडल पावर डैम है अगला। ये 2 डैम हैं, चिनाब नदी के सहायक नदियों पर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये चिनाब नदी पर बना हुआ है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। यह भी एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जिसे जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर कॉरपोरेशन JKSPDC के द्वारा संचालित किया जाता है। 396 मिलियन क्यूबिक मीटर है इसका जल भंडारण की क्षमता। ये जल भंडारण की क्षमता है और 900 मेगावाट करीब में बिजली उत्पादन कर सकता है।
बगलिहार डैम का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। चरण 1 को 2008 में और चरण 2 को बाद में कमीशन किया गया है। पाकिस्तान ने हमेशा आरोप लगाया है कि हम पानी रोकने के लिए इसको बना रहे हैं, जबकि ये तो रन ऑफ द रिवर डैम है सारे। सिंधु नदी जल संधि के तहत चिनाब नदी पर पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित है, लेकिन भारत को रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। आपको बताया था मैंने कि सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इनके पानी व पाकिस्तान का स्वामित्व स्वीकार किया गया था सिंधु नदी जल समझौता के द्वारा, लेकिन हमने उसको सस्पेंड कर दिया। हम अब उस समझौता को अभी फ़िलहाल तो नहीं मान रहे हैं। देखिए अगला क्या है, मई 2025 तक बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पानी का प्रवाह कम हो गया है। दोनों डैम का सामरिक महत्व है। सिंधु जल संधि, अभी मैंने समझाया कि सिंधु जल संधि के तहत में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन भारत को उस पर रन ऑफ द रिवर डैम बनाने की अनुमति दी गई थी। पाकिस्तान का प्रभाव, इसके गेट बंद करने से पाकिस्तान में जल संकट क्रिएट हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। सिंध राज्य जो पाकिस्तान का है, जो कराची है जो मुख्य रूप से उसका शहर, और पंजाब राज्य जो है, जो लाहौर उसका मुख्य शहर है, तो पंजाबियों का बोलबाला है पाकिस्तान में। तो पंजाब और सिंध राज्य के बीच में भी टेंशन क्रिएट हो गए हैं, पूरा जाम कर दिया है लोगों ने, सिंध के लोगों ने, और ये इसी के कारण से कि हमारा पानी पंजाब के लोग यूज कर रहे हैं, इसी इशू के कारण से। स्थानीय प्रभाव क्या है, जम्मू कश्मीर में लोग स्थानीय नदी के सूखे तल में सोने चांदी का आभूषण और सिक्के ढूंढ रहे हैं। जो नदी का पानी फ्लो बंद किया गया तो सूख गया पूरा, तो वो जो मड है उस मड में लोग पैसे ढूंढ रहे थे। स्थानीय प्रभाव तो यही है। खासकर जम्मू कश्मीर पर कोई खास इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता बनी हुई है। देखिए चिनाब नदी क्या है, कहाँ से निकलती है ये, तो हिमाचल प्रदेश में हिमालय की बारालाचा लात दर्रे के पास तांदी और चंद्रभागा नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। इसका उद्गम बारालाचा दर्रे के दोनों ओर लाहौल और स्पीति जिले में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर इसकी उत्पत्ति होती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है। किश्तवाड़ा, डोडा, रामबन और रियासी, ये सब जगहों का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद यह भारत पाकिस्तान सीमा को पार करके पाकिस्तान के पंजाब के मैदान प्रवेश करती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये चिनाब की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है और ये सिंधु जल प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी यही मानी जाती है। अगला कौन सा है, देखिए हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। हिमालयी क्षेत्र में क्या है, तो ये हिमालय के ऊपरी हिस्सों में गहरी घाटियों से होकर बहती है, जिसके कारण से इसे चंद्र और भागा नदियों का संयोजन भी कहा जाता है और किश्तवाड़ में हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं को पार करती है। इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, अत्यधिक तेजी गति से ये बहती है। जम्मू कश्मीर में ये अखनूर के पास में बहती है। पानी का स्तर बहुत कम होने की कई बार खबरें आती है, लेकिन पानी इसमें लगभग 12 महीने बहती रहती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलती है तो इससे पानी जो फ्लो बढ़ जाता है और ठंड के मौसम में जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये इसका महत्व भी आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वर्ल्ड बैंक में जो वर्तमान में भारत के रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमेश्वरन अय्यर नाम है इनका। अब इनको आईएमएफ में भी भारत का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। आईएमएफ में भी कर दिया गया। आईएमएफ में इससे पहले कौन थे, इससे पहले के.वी. सुब्रमण्यम थे, जिनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया भारत सरकार ने। कारण नहीं बताया गया है क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। आईएमएफ की बैठक होने वाली 9 मई को और वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है लोन की सैंक्शन करे, इसी को भारत सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। तो ये जो हैं परमेश्वरन अय्यर, इनको नियुक्त किया गया है अब आईएमएफ में भारत के अधिकारी के तौर पर में। परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। इनका एक किताब ही है इंडिया @100। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनका किताब जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसकी स्थापना जुलाई 1940 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, जिसमें कोशिश किया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण से यूरोप और जो दुनिया को नुकसान हुआ है उसका पुनः निर्माण हमें करना चाहिए। इसका जो गठन है वो डेक्स्टर व्हाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स, ये कौन है, तो कीन्स का सिद्धांत माना जाता है कि दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो भारी रूप से इन्फ्लेशन का सामना कर रही थी दुनिया, आर्थिक संकट का सामना कर रही थी, उससे निकालने वाले जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। इन्हीं के सिद्धांतों के द्वारा हम निकल पाए, जिसमें इन्होंने क्या विचार दिया था
कि कोई भी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए और मार्केट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। 100% कैपिटलाइजेशन नहीं करना है, गवर्नमेंट को कुछ हिस्सों को रेगुलेट करना पड़ेगा। यही है कीन्स का विचारधारा, यही है। इकोनॉमिक रूप में बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्मर माने जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से जब दुनिया बहुत बड़ी मंदी में थी तो उससे कीन्स के सिद्धांत के आधार पर ही बाहर निकल पाए थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 190 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी के रूप में भी है ये। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर होता है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय वही होता है। 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। बड़े देश जैसे अमेरिका के पास अपना निदेशक होता है, जबकि छोटे देश समूह बनाकर एक निदेशक चुनते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा शेयर धारक है, जिसके पास सबसे अधिक मताधिकार है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर IMF से आपको बेल आउट पैकेज चाहिए, IMF आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देती है। IMF किसी देश को लोन देती है मुद्रा संकट से निकलने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से निकलने के लिए। और अगर देश गंभीर वित्तीय संकट में है तो IMF लोन सैंक्शन करती है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको पेयजल प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे सकती है ना। सड़क निर्माण के लिए भी दे सकती है, प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी करती है। लेकिन IMF ये सब काम नहीं करती है। आवाज़ अगर आज डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। जहाँ पर वीडियो बनाता हूँ रेगुलर वहाँ पर नहीं हूँ, कहीं बाहर आया हुआ हूँ, इसीलिए इस प्रकार की आवाज़ डिस्टर्बेंस आपको लग रहा होगा। देखिए क्या है, IMF का नेतृत्व प्रबंध निदेशक संभालते हैं, जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना किसी भी देश का। वर्तमान में पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक रूप से संकट है, हमेशा ही रहता है उसके पास में, हर 4 साल पर जाता IMF से पैसा मांग। भारत अंतिम बार गया था 1991 में, जब भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल ही बिगड़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार, सतत विकास को प्रोत्साहित करना, विश्व भर में गरीबी को कम करना, विनिमय दरों में स्थिरता लाना और प्रतिस्पर्धा मुद्रा मूल्यन को रोकना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। IMF के बारे में शॉर्ट में बता दिया। और ये जो PT फैक्ट है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था इनका? परमेश्वरन अय्यर नाम है। अब इनको IMF में अपना भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इनको IMF में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीनोम एडिटेड राइस। जीन एडिटेड राइस जो है उसको लेकर कई सारे एक्टिविस्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप इसको वापस लीजिए, ये अनसेफ होगा, ऐसा कहा गया है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 SDN2 नामक जीनोम एडिटेड धान की किस्मों को बताया है गवर्नमेंट ने कि ऐसा हमने बनाया है। लेकिन बनाते ही एक्टिविस्ट लोग आगे आ गए और उन्होंने एक दिन में रिसर्च कर लिया कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो देखिए जरा अब क्या है ये जीनोम एडिटिंग SDN तकनीक क्या होता है। जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग ऐसी तकनीक है जिससे पौधों या जीवों के DNA में सटीक बदलाव किए जाते हैं ताकि वांछित गुण जैसे अधिक उपज, सूखा प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार हम बीज बना सकें जो सूखा प्रतिरोधी हो, इस पर कीट का भी कोई खास असर ना हो और अधिक उपज भी मिले हमें। यह पारंपरिक प्रजनन विधियों से तेज और सटीक होता है। इसका एक प्रमुख तरीका है CRISPR-Cas9 जो DNA को काटकर संपादित करता है। इसको बायोलॉजिकल कैंची भी कहा जाता है क्योंकि जीन जो है उसमें से किस हिस्से को काट कर अलग करना है वो इसी बायोलॉजिकल कैंची के द्वारा किया जाता है। बायोलॉजिकल कैंची का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के कैंची का काम करते हैं, मतलब ये बायोलॉजिकल तौर पर जीन को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN तकनीक जीनोम एडिटिंग का एक प्रकार है जिसमें DNA में विशिष्ट स्थानों बदलाव किए जाते हैं और इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें है SDN1, इसमें विदेशी DNA मतलब कोई बाहर से अगर हम DNA को शामिल कर रहे हैं उसका उपयोग नहीं होता है। छोटे सम्मिलन या विलोपन के माध्यम से मेजबान जीन में बदलाव किए जाते हैं। यह तकनीक प्राकृतिक उत्परिवर्तन का नकल करती है। दूसरा है इसमें SDN2, इससे विदेशी DNA का उपयोग नहीं होता लेकिन एक टेम्पलेट DNA का उपयोग करके विशिष्ट जीन में छोटे बहुत बदलाव किए जाते हैं। SDN3 है, इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं की लेकिन इसे विदेशी DNA का बड़ा सम्मेलन शामिल होता है। SDN3 प्रकार के धान तो हमने नहीं बनाए हैं लेकिन इसमें जब एडिटिंग करते हैं तो बाहर से भी हम कुछ DNA को शामिल करते हैं। राइस के DNA में अगर हम बाहर से किसी DNA को शामिल कर देंगे तो वो किस में आएगा? SDN3 में आएगा। ओके, अब जरा देखिए क्या है जीनोम एडिटेड धान की किस्में कौन कौन से हैं। कमला व पूसा DST राइस 1 के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
कमला DRR धान 100, इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने विकसित किया है। यह जीनोम एडिटेड धान की किस्म है। SDN1 और SDN2 तकनीक का उपयोग करके इसको बनाया गया है। उच्च उपज देगा और सूखा प्रतिरोधी होगा, मतलब कम वर्षा भी होगा, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी इसका उत्पादन हो सकता है। पूसा DST2 राइस 1, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने विकसित किया है। यह SDN1 SDN2 तकनीकों पर आधारित है। इसे बेहतर गुणवत्ता, पर्यावरणीय तनाव के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब सूखा, अधिक वर्षा और इस प्रकार की जो पर्यावरणीय रूप से परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इन किस्मों को किसानों के लिए समाधान के रूप में पेश किया है, जिसमें दावा किया गया कि अधिक उपज, सूखा प्रतिरोधी, अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हो गई है। विवाद और चिंताएं भी हैं। जीनोम मुक्त भारत के लिए गठबंधन की आपत्ति है। एक गठबंधन है, एक छोटा सा ग्रुप है एक्टिविस्ट का, जो बोलते हैं कि ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसमें डेटा पर्याप्त नहीं है और उन्होंने ऐसा काम कुछ ही दिनों में कर लिया। जो वैज्ञानिक साल भर में पूरा रिसर्च करके उन्होंने बनाया, वो ये जो एक्टिविस्ट लोग हैं ये झट से देखते ही समझ जाते हैं। इनको अंदर से अनुभूति आ जाती है कि ये चीज़ खराब है, कुछ भी बनता है बस खराब बोल देना है। और अगर जीन एडिटिंग हम नहीं करते, मैं आपको समझाता हूँ, 1960 में दुनिया की आबादी कितनी थी, 2025 में कितनी है, तो इतनी आबादी का जो पेट भर पाया है, यही उच्च प्रकार की किस्मों के धान के द्वारा, गेहूं के द्वारा पेट भर पाता है। नहीं तो कैसे भरोगे आप, पारंपरिक वाले धान कृषि से ही कैसे आप पेट भरोगे इतने लोगों का। कल को सूखा पड़ेगा तो किस प्रकार से धान का उत्पादन हो पाएगा, उसको तो जल ही जल चाहिए। तो हमें बदलाव करने ही पड़ेंगे। पर्यावरणीय क्षति का उन्होंने बोला कॉर्पोरेट दबाव। संगठन ने केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में गैर कानूनी तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। वैज्ञानिक चिंताएं भी हैं। जीन एडिटिंग से बड़े और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। इससे पौधों में विषाक्तता या जेन एनर्जी में बदलाव हो सकता है और ये हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछे कि आपसे इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चिंताएं हैं। कानूनी और नियामक स्थिति क्या है। भारत में जीनोम एडिटिंग फसलों को लेकर नियामक ढांचा भी स्पष्ट नहीं है। 2022 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जीनोम एडिटेड फसलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें SDN1 SDN2 को GM फसलों की तुलना में कम सख्त नियमों के तहत रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में GM फसलों को लेकर चल रहे मामलों इस मुद्दे को जटिल बना दिया गया है। यूरोपीय संघ ने जीनोम एडिटिंग फसलों को GM फसलों के समान सख्त नियमों के तहत रखा है। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, इजराइल जैसे देशों ने SDN1 SDN2 जैसे तकनीकों के लिए उदार नियम बनाए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने जीन में परिवर्तन नहीं किए, आने वाले समय के हिसाब से पेड़ पौधों को नहीं बनाए, तो ये क्या हो सकते हैं, सूख सकते हैं, उत्पादन कम हो सकता है और भूखमरी का संकट क्रिएट हो सकता है। जरा वैज्ञानिकों का भी पहलू देख लेते हैं। SDN1 SDN2 तकनीक से बनी धान की किस्में पारंपरिक प्रजनन की तुलना में तेजी से विकसित की जा सकती हैं। विदेशी DNA नहीं होता, मतलब बाहर से कोई भी DNA हमने शामिल नहीं। इस कारण से इन्हें कुछ देशों में GMOs के तहत सख्त नियमों से छूट मिलती है। इनको जीन एडिटेड नहीं भी माना जाता है, क्योंकि हमने इसमें बाहर से कुछ भी शामिल नहीं किया है। कुछ देशों में इसको छूट मिलती है। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे आसानी से इसका। यह किस्में सूखा, कीट व अन्य पर्यावरणीय तनाव के प्रति प्रतिरोधी हो सकती हैं, मतलब पर्यावरणीय रूप से जो बदलाव हो रहा है उसको भी आसानी से झेल सकते हैं। तो आज का 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया। सिविल डिफेंस का मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। 7 मई को ड्रिल आयोजित किया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है, यूटी को निर्देश दिया है कि सभी नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। युद्ध तो होकर ही रहेगा, वो भी बड़े स्तर का होगा। हो सकता है कि लंबा भी चले, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी चले, क्योंकि अब जो युद्ध होते हैं, आप हमास इजराइल का देख लीजिए या यूक्रेन और रूस का देख लीजिए, युद्ध अब छोटे समय के लिए नहीं होते हैं। युद्ध अब लंबा खींचता है। लंबे युद्ध में हमें बेनिफिट होगा, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि परमाणु युद्ध का भी खतरा है, लेकिन ये धमकी तक बस सीमित है। उससे आगे की बात जाना बहुत मुश्किल होगा किसी भी देश के लिए परमाणु हथियार का उपयोग करना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जल्द ही सब कुछ फिर से शेड्यूल हो जाएगा, मतलब न्यूज़पेपर डिस्कशन अब कल भी आएगा, लेकिन और भी वीडियोज़ आपको जल्द ही मिलेंगे। थोड़ा सा बाहर आ गया था मैं दिल्ली से, इसलिए ये दिक्कतें आ जाती है। धन्यवाद आप सभी का सहयोग करने के लिए और वीडियो देखने के लिए।